is the question paper of written examination of APO Group B selection of 70% LDC quota of North Frontier Railway. The examination was held on 28 August 2021. मिस्टर अभिजीत दे को हम थैंक्स देंगे क्योंकि उन्होंने पेपर को प्रोवाइड करवाया था. Everyone can share any one paper on WhatsApp number 8511123532. तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो कोई एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और बताएं. आप जब भी एग्ज़ाम्स कोई देते हैं तो टाइम निकाल के उस पेपर को शेयर कर सकते हैं. हमारे पास जिनके भी रिक्वेस्ट आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि सारे पेपर अवेलेबल हों तो उनको दे दिए जाए. ये क्वेश्चन हार्ड, मॉडरेट और इजी तीनों टाइप के हैं. लास्ट पेपर जो था वो हार्ड एंड मॉडरेट था, उसमें इजी सवाल नहीं थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का था. ये पेपर भी काफ़ी फैक्ट्स पे रिलेटेड है और मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, एक्यूरेसी और फैक्ट्स वगैरह होते हैं, उस पर ही बेस्ड होता है. तो आपको इस टाइप के एग्ज़ाम को फेस करने के लिए काफ़ी फैक्ट्स अपने माइंड के अंदर पुटअप करने पड़ेंगे, जमा करना पड़ेगा ताकि आप उसके बारे में विचार कर सको. और इस तरह की नॉलेज के लेने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चीज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं. तो सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन नॉलेज. ठीक है, तो पार्ट 1 में हम जो सॉल्व करेंगे वो 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं क्या है इसके अंदर. तो चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं ज्ञान का सिलसिला, नॉलेज को एनहांस करने का सिलसिला, और देखते हैं कैसा है पेपर. ये है इंस्ट्रक्शन जो आपको देख लेने चाहिए. 110 क्वेश्चन है जिसमें से 100 को सॉल्व करना है. 90 मिनट्स दिए गए हैं, 100 मार्क्स है. ठीक है, और वही टर्म एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन अब कभी कोई चेंजेस हो तो इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर हैं तो ठीक है, लेकिन जो नए व्यूअर हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता हूँ. हो सकता है कुछ अलग हो, और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं. लेकिन डिसलाइक करते वक्त प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपने क्यों किया. इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आपको बैन करूँगा या कुछ करूँगा, इसलिए ये हम 2 साइडेड सिलसिला है. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. और ये पेपर जल्दी ही टेलीग्राम चैनल और जो ब्लॉग हैं उस पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. ठीक है, शायद ये आप वीडियो जब देख रहे हैं तो शायद उपलब्ध हो. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट्स ऑफ पावर इन एस्टेब्लिशमेंट मैटर फॉर वेरियस पार्ट अ पोस्ट इन रेलवे आर इंक्लूड इन विच ऑफिशियल बुक. तो ये कह रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट मैटर की जो पावर हैं वो किस बुक में अवेलेबल हैं. तो ये एक्चुअली है बुक ऑफ शेड्यूल ऑफ पावर, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए पार्ट F जो है वो हमारा है. तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन C. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का C आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज SLP. SLP इज ए लीव, स्पेशल लीव पिटिशन. दैट मीन्स ऑप्शन A इज द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रुप C पोस्ट इन रेलवे. क्वेश्चन नंबर C है ग्रुप C पोस्ट इन रेलवे आर फिल्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो A डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू RRB जो सही है. B प्रमोशन यानी कि ग्रुप D से ग्रुप C में आते हैं. C कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट जिसे CG कहते हैं, जो हमारे कोई रेलकर्मी मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके बदले में उनके बच्चों को उनके
वाइफ को या फिर जो भी वार्ड अवेलेबल होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ये तीनों तरीके से ग्रुप सी में वैकेंसीज को फिलअप किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड। ठीक है, ऑप्शन ए है LAP एंड LHAP। ठीक है, लीव ऑन एवरेज पे, और ये ठीक है। बी है LAP एंड लीव नॉट ड्यू, ये दोनों भी कंबाइन की जा सकती हैं, और ऑप्शन ए वाला भी कंबाइन किया जा सकता है। दैट मीन्स आपको तीसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव, ये दोनों ही कंबाइन किया जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी होगा, ऑल द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसके वजह से EOL ग्रांट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल, ये भी सही है, पॉइंट 1 इज करेक्ट। बी, व्हेन रेलवे एम्प्लॉय स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर EOL, ये भी सही है। ऑप्शन सी, अप टू 3 मंथ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे वो तीनों स्टेटमेंट सही है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी इन ए जोन इज प्रेसिडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो ये इसमें क्या है कि जो ये होते हैं वो PCPO होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट आर नॉट थ्रू RRB और विद इन द पावर ऑफ GM यानी कि जनरल मैनेजर। तो स्काउट एंड गाइड कोटा RRB से नहीं होता है। ठीक है, CGA भी डिपार्टमेंटल है, वो भी नहीं होता है, और कल्चरल कोटा भी डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है इज द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमको ये पता ही होना चाहिए जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियोडिसिटी ऑफ PNM विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एट डिविजनल लेवल। ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। बहुत सारे लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं और फिर मुझे कमेंट करते हैं। तो आप भी इसको ये कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, वंस इन ए 2 मंथ, दैट मीन्स 6 टाइम इन ए ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, what is the time limit for reply to given by the RTI query। तो ये 30 दिन का टाइम रिप्लाई होता है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है RTI से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप भी इस पर ध्यान रखें। और उस टाइम उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो कितना होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि 5 दिन ही होने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि 10 दिन होने चाहिए। ये ऑथेंटिक है। आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो 10 दिन और मिलते हैं, अगर सेम हो तो 30 दिन के अंदर RTI की रिप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव दैट कैन बी टेकन ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। तो ये 2 ईयर्स है, 730 दिन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नॉर्मल पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट ए पेनल्टी हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द चार्ज्ड एम्प्लॉय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 45 डेज होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑफ मेडिकल डीकैटेगराइजेशन होना चाहिए, यहाँ पे डीकैटेगराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, डीकैटेगराइजेशन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है मेडिकली डिकैटेगराइज्ड एम्प्लॉय हैव टू बी प्रोवाइडेड alternate employment as far as possible in their department. It is correct. Option B, until alternative employment is provided, the decategorized employee are kept on supernumerary post. ये भी सही है. Option C, a committee of officers include a medical officer have to decide the alternative post available for the employee. ये भी सही है. That means ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो लोग कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में हैं और सीजीए कर रहे हैं और डिकैटेगराइजेशन कर रहे हैं उनको इस बारे में ज़्यादा पता होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ताकि दूसरे लोगों को काफ़ी नॉलेज हो, क्योंकि एक प्रोसेस है। जब कोई एम्प्लॉई डिकैटेगराइज होता है तो फिर उनको उसी डिपार्टमेंट में देने का प्रयास किया जाता है जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लायक उनके डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं होता है, तो फिर जो कमेटी बैठती है उसमें वो डिसाइड करते हैं कि भाई किसी और जगह इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है क्या। तो ये कमेटी ऑफिसरों की होती है, तो वो डिसाइड करते हैं। दूसरा ये है कि जब तक उनको नहीं कहीं पोस्टिंग जाती है तो सुपीरियर पोस्ट बनाकर उनको पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। इसके अंदर एक मास्टर सर्कुलर भी है जिसका जिक्र आगे किया जा सकता है, तो आप लोग डिस्कशन का मंच बनाए, मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने खोल के रखा हुआ है। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स को बंद किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का नॉलेज इन्हांस हो। जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा शेयर करें और बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फॉर रिपोर्टिंग ऑन ए सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय इन एपीआर, द एम्प्लॉय शुड हैव वर्क अंडर द रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 3 मंथ्स, ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं ये जो भी बैठते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर वो ओएस लेवल या उससे ऊपर के कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो उनको एपीआर के बारे में ज़्यादा पता होना ही चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप गलत कभी ना करें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पेंशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड, सॉरी। तो ये 40% है, ठीक है, यही सही है, इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडर डीआर सस्पेंशन इज ए माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, लिस्ट पेनल्टी एंड नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि मैं पहले भी एक सेंटेंस आपको याद करवा चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में कि सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, ठीक है। सस्पेंशन इज नॉट पेनल्टी, सीधे याद रखिए आप, ये काफ़ी काम का है। वेयर इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये बड़ोदरा में है, NAIR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, if a railway servant is having 200 days of ALP and 200 days of LHAP at the time of superannuation, eligibility leave of salary is option A 200 days ALP, B 200 days LP and 200 days LHP, C 200 days LP and 100 days LHP and none of the above। चलिए ये क्वेश्चन को मैं ब्लॉक करता हूँ और एस्टेब्लिशमेंट के जो बंदे हैं वो बताएंगे इसको, ठीक है। ये मैं पूरी तरह से ये करता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसे सब लोगों के लिए शेयर करें। और अगर आपके पास छोटा सा कुछ ये है तो राइटिंग करके बताएं, ताकि जो दूसरे डिपार्टमेंट के हमारे साथी हैं उनको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चलते हैं, सॉरी। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड।
तो आपको पता ही है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था और साइड पे भी दिया था। सुनीत शर्मा सर हैं जो हमारे चेयरमैन एंड सीईओ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर फॉर सैंक्शन ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर द फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन? करेक्ट है। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड लैंड ऑलरेडी ओन्ड, तो ठीक है, ये भी सही है। फॉर परचेज ऑफ रेडीली बिल्ट फ्लैट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेडी फ्लैट को ले सकते हैं। ठीक है, तो दो सही हो जाने की वजह से मुझे जो लगता है ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपके अलग विचार हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे जो ऑप्शन लग रहा है वो सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए तो मिलता ही है। ठीक है, और परचेज लैंड के लिए भी अभी इशू कर दिया, पहले नहीं मिलता था। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ये होने की वजह से किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर विल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ केस फॉर विच ए रेलवे एम्प्लॉय कैन एक्ट डिफेंस हेल्पर एट द टाइम? तो जो सही बात है वो ये है कि अगर रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे 2 केस आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप 7 कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। रेलवे एम्प्लॉय हैं तो 7 कर सकते हैं, और अगर सर्विंग एम्प्लॉय हैं तो 2 कर सकते हैं। लेकिन एक और है कंडीशन, अगर ट्रेड यूनियन वाले हैं तो आप 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लें, कहीं रख लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर इससे सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे फॉल्स इन विच रीजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976? यही है ना, तो ये सी रीजन में पड़ता है क्योंकि आसाम में पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन इज द ईयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू ID Act, which is the term related to failure, refusal or inability of an employer to provide employment to his workman? तो ये ले ऑफ होता है। ठीक है, ये ID Act में जो परिभाषाएं डिफिनेशन वगैरह दिए गए हैं उनको आपको देखने जैसा है। ले ऑफ में फेलियर ऑफ और इनएबिलिटी और रिफ्यूजल ऑफ एन एम्प्लॉयर on account of a shortage of a fuel, power, raw materials, or a accumulation of a stock, or a breakdown, or a natural calamity, or for any other connected reason to give an employment to workman whose name is born on the muster roll on the establishment। ठीक है, तो ये उसके अंदर की परिभाषा दी गई है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। चलिए इसमें 1-2 और बातें हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट जो है ना वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ द वर्कमैन बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन whatsoever otherwise than as a punishment excluding voluntary retirement or superannuation and total unfitness etc, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं। Which category among the following is covered under the jurisdiction of Central Administrative Tribunal CAT? A. Member of Defense Forces, B. Staff of Department of Post, Secretary Staff of Parliament and Staff of Supreme Court।
तो ये इसके अंदर ऐसा है कि एक डिफिनेशन है जिसको हर किसी को याद कर सकते हैं या फिर माइंड में रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑप्शन को देख के आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ जो हैं वो कैट के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इस अधिनियम में कौन शामिल नहीं होता है, तो सशस्त्र और सशस्त्र थल सेना, जल सेना, वायुसेना के सभी कर्मचारी और सदस्य जो होते हैं वो यहाँ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफेंस ऑफिशियल में आ गए। अब दूसरा था कि उच्च न्यायालय और न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो डी है वो इसको सेटिस्फाई करता है। और एक और है, संसद के सचिवालय कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम से अधिशासित नहीं होते हैं, तो वो भी नहीं जा सकते हैं। तो ये तीनों नहीं जा सकते हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन जो बी बचा वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द स्टाफ बेनिफिट फंड? ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ किया जाता है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आई थिंक किया जाता है। प्रमोशन ऑफ क्लीनेस इन स्टाफ स्टेशन, सॉरी ये नहीं किया जाता है, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वैसे कमर्शियल डिपार्टमेंट में ही क्लीनेस आता है। ठीक है, ऑप्शन डी है, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, तो ये भी किया जाता है, वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के जो किए जाते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन। तो इस हिसाब से हमारा सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज उम्मीद स्टैंड फॉर? तो उम्मीद आपको पता ही है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 27, इन रेलवे कॉन्टेस्ट व्हाट डज प्रेम स्टैंड फॉर? तो प्रेम जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट इन मैनेजमेंट है। ठीक है, ये भी एक सवाल है जो अक्सर पूछा जा रहा है और ये जानकारी होना चाहिए। ये उसी तरह के सवाल हैं जो जैसे पूछे जाते हैं कि अभी 14 सितंबर को मनाया गया, तो वो कौन सा डे मनाया गया? तो ये हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये अक्सर सवाल हिंदी के क्वेश्चनों में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ग्रांटेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉय आफ्टर द क्रॉसिंग द 80 ईयर्स ऑफ एज? तो ये एक बहुत सवाल है। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप वापस आएँ। इसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला बताऊँ? चलिए मैं कहीं टाइप करता हूँ इसमें। देखिए, अगर 100 है तो फिर 100 होगा। ठीक है, स्पेस 100 से नीचे है और वो 95 तक है, सॉरी, तो ये 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पेस देते हैं, अगर 95 टू 90 हो जाता है, ठीक है, 95 टू 90 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 40। ठीक है, स्पेस 90 टू 85, सॉरी 85 होगा, तो ये बन जाएगा आपको 30%। ठीक है, ये परसेंट भी लगा देते हैं यहाँ पे। और अगर 85 टू 80 हो जाता है तो हमारा बन जाएगा 20%। अब आपको इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं करता हूँ बोल्ड, और ये ठीक है। तो आपको मैंने जो समझाया, आप समझने का प्रयास किया होगा कि ये 100 से ऊपर जो जाएंगे वो हमको 100% पेंशन में वो क्वांटम मिलेगा। ठीक है, और 100 टू 95 के बीच में जो हैं उनको 50% मिलेगा, और 90 टू 95% है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आपने समझ लिया कि 100 के ऊपर के 100 मिलता है और 100 से नीचे वाले को 50% मिलता है, तो फिर यहाँ से आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है 20% इज़ द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेस्ट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 गोज टू सी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर ये क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हुए आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने लोगों को एडुकेट करना हमारी बड़ी प्राथमिकता और जिम्मेदारी भी है। तो अगर कुछ शेयर करना है तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अपने तक भी ज्ञान रखेंगे तो केवल आप ही एडुकेट होंगे, लेकिन अगर आप शेयर करते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन एम्प्लॉई मे डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। तो देखिए डीम्ड सस्पेंड मैंने वीडियोज़ में एक बार बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी में उसके 48 आवर्स जाते हैं तो अपने आप ही वो सस्पेंड हो जाता है। इसमें मैंने बताया भी था कि ऑफिसर का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल हमारा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच जुडिशियल बॉडी हैज़ द पावर टू डिसाइड एन ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग HOER एंड गिव्स ए फाइनल डिसीजन ऑन द सेम। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है और हमने डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके, रीजनल लेबर कमिश्नर। Question number 31. When salary and wages of employees are drawn from the budget of a specified project, what are such posts called? Is a work charge post, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। वर्क चार्ज पोस्ट के बारे में भी हमने किसी पुराने वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से उसको समझाया था। शायद अहमदाबाद के क्वेश्चन थे या कहीं और के थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, तो आप भी देखें। Question number 32, in the union agenda of PNM, how many new subjects can be included? तो ये 30 होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यू सब्जेक्ट्स आर अलाउड टू डिस्कशन इन मीटिंग, तो यही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अपील अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर DR कैन बी परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी, चलिए ऑप्शन को पहले देखते हैं। ऑर्डर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डर एनहांसिंग ए पेनल्टी, ऑर्डर ऑफ इंटरलॉक्टरी नेचर एंड ऑर्डर पास्ड बाय IO इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अपील अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर DR कैन बी परफेक्ट। ऑर्डर एनहांसिंग ए पेनल्टी, ये मेरे ख्याल से ये सही है। चलिए ये आप भी देखिए, कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो रिलेवेंट नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी सीखने के लिए रेडी हूँ आपसे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रनिंग स्टाफ हु आर हेल्ड अप एट एनी स्टेशन अदर देन देयर हेडक्वार्टर्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग डैश आवर्स इज एलिजिबल फॉर एक्सीडेंट अलाउंस। तो मुझे जो लगता है वो 8 आवर्स हैं, ठीक है, यही सही आंसर है इसका, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को दूसरे पेज पे। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इशूड व्हेन माइनर पेनल्टी इज टू बी इम्पोज्ड इन ए केस वेयर मेजर पेनल्टी चार्ज शीट वाज ऑलरेडी इशूड। तो ये SF 11C है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, ये सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे मैंने पहले भी बताया है
कि आप जो फॉर्म्स हैं उनको आप रट्टा मार लें, माइंड में बैठा लें, जैसे भी बैठा लें। आपसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मेरे व्यूअर हैं और आपने इसके वीडियो देखे हैं तो कभी भी गलती होना ही नहीं चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आप माइंड में बैठाइए। SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, SF2 ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, SF3 सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय, SF4 रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, SF5 चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी, SF6 इज रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, SF7 अपॉइंटमेंट इंक्वायरी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, SF8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, SF9 जो है वो बंद कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, नॉट प्रिंटेड है, जो भी है उसको आप SF9 को भूल जाओ। SF10 है डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, SF10A अपॉइंटमेंट इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, SF10B अपॉइंटमेंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, SF11 चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी, SF11B चार्जशीट फॉर इनिशिएशन ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर इंक्वायरी इज एसेंशियल, SF11C इज फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन for minor penalty where the charge sheet for major penalty was initially issued। ठीक है, यही जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और SF12 है मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज्ड अंडर रूल नंबर 14(1)। SF13 जो है परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, एंड SF14 जो है वो चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। तो ये कुछ 13-14 हैं जो आपको माइंड में हमेशा रखना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर हम 36 पे आ गए हैं। आज 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। व्हाट आर द प्राइमरी मॉड्यूल्स इन HRMS? एम्प्लॉय मास्टर और दूसरा है ESR इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रजिस्टर। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही हैं, ठीक है। और ये 2000 जब मेरे ख्याल से BK यादव सर थे तब की ये घटना है। तो जब HRMS को लॉन्च किया गया था, ठीक है, उस वक्त 3 मॉड्यूल लॉन्च किए गए थे। उसका नाम था एम्प्लॉयमेंट सर्विस मॉड्यूल, प्रोविडेंट फंड एडवांस मॉड्यूल और सेटलमेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो एम्प्लॉई मास्टर मॉड्यूल विच स्टोर ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय, ये वाला, ठीक है, ये। और दूसरा ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल है, रिप्लेसिंग ऑफ फिजिकल सर्विस रिकॉर्ड्स, स्टोरिंग सर्विस रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय इन डिजिटल फॉर्मेट। तो ये दोनों ही मॉडल प्राइमरी मॉडल्स थे, ठीक है। HRMS पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और काफ़ी लोगों ने देखा है और उससे बेनिफिट लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? A, to create and utilize an able and motivate workforce to accomplish the basic organizational goal, okay. Option B है to establish and maintain sound organizational structure and desirable working relationship among all the members of the organization। ये भी सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 का C है, टू सिक्योर द इंटीग्रेशन एंड इंडिविजुअल ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स विच दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी सही है मेरे ख्याल से। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। हम ऑप्शन D को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, एक फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, तो इसको एक बार फिर से चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए शायद आ जाए, अभी भी नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं। विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ IPAS is, the objective of IPAS is to maintain employee information, personal and job related, okay. B, change data, allowance and recoveries, process salary and all the salary related reports. C, career, increment, promotion, transfer and pay changes। तो मेरे ख्याल से D है,
ऑल द अबव, तो ये यही ऑप्शन मेरे ख्याल से सही लग रहा है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। जेम इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, ये किट आ जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट रन पोर्टल टू प्लेस ऑनलाइन टेंडर्स। बी ग्लोबल ई कॉमर्स पोर्टल। सी गवर्नमेंट रन ई कॉमर्स पोर्टल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अभी ऐसा है, जो मुझे जो लग रहा है ग्लोबल ई पोर्टल तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सुरेश प्रभु सर के टाइम में बना था ये, और ये एक्चुअली एक पोर्टल है जहाँ पे बायर्स लोग कर सकते हैं, और ऑनलाइन पोर्टल और टेंडर के लिए जो है वो IREPS है। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, जो जनरली मैं बोलता हूँ कि ऑल ऑफ द अबव अगर आपको समझ में नहीं आता तो माने, लेकिन यहाँ पे मुझे जो आंसर सी लग रहा है, तो ये कुछ चेंजेज हैं। मतलब आप 10 में से 9 जो हैं अगर ऑल ऑफ द अबव हैं तो आप मार सकते हैं। एक आध में आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने नॉलेज अगर आपके पास है तो उसको जांच कर सकते हैं, नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट मार्केट इज ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ इंडिया, ये एक इसका टैगलाइन है। ठीक है, और द इनिशिएटिव was launched on August 9, 2016 by the Ministry of Commerce and Industry and Government of India with the objective to create the open and transparent procurement platform for government buyers। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें जो सेटिस्फाइड कर रहा है जो ऑप्शन, देखिए एक्चुअली क्या है कि देखने जाओ तो ये सारा लगेगा कि आपको सही है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे जो जज कर रहा है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई ऐसा लगता है, या फिर जो जेम के जो जानकार हैं जो स्टोर में काम कर रहे होंगे, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ टैग कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये इसका प्रोस्पेक्टिव है और ये इसका आंसर होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस पुराने हो जाने के बाद मैं उस पर कंसिडर नहीं करता। वैसे भी मैं वीडियो एक बार रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको दोबारा देखता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको वीडियोस के आंसर देता हूँ। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। व्हाट इज उम्मीद? स्मार्ट हेल्थ कार्ड ऑन इंडियन रेलवे इंटीग्रेटेड विथ ऑल इंडियन हॉस्पिटल एंड हेल्थ यूनिट्स, issued an individual health card to serving employee and retired employee and their dependents। तो ये जो उम्मीद कार्ड की जो बेनिफिट्स हैं वो बताए गए हैं, या फिर उनके जो फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी आएगा ये सही लग रहा है मुझे, सही आंसर है। लग क्या रहा है, ये लैंग्वेज ही सही नहीं है, लग रहा है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। What is the abbreviation of ARPAN? ARPAN is the Advanced Railway Pension Access Network। तो ऑप्शन ए जो है ना, यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMMS? देखिए मैंने अभी IRPS बताया था, और इसी से रिलेटेड IMMS है, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन हम देखते हैं इसके अंदर कौन है, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये स्टोर वाले जो कोई बंदा देख रहा है तो वो करेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग देखते हैं, तो अगर कहीं लगे कि ये SOP ये जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने ऊपर में कर दिया है आपके लिए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ORIMS? OIRMS जो है ना वो RRCB से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेंट्रल बोर्ड ऐसा कुछ है, तो उनसे रिलेटेड है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। तो मेरे ख्याल से ये है ऑनलाइन, ये नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंडेंट ऑफ आरआरबीज एंड प्लेसिंग ऑफ इंडेंट विद एक्यूरेसी। तो ये तीनों ही सही बात है, ठीक है, ये तीनों ही सही बात है। अब OIRMS जो रहता है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप करता हूँ ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट SYS ना। देखिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप OIRMS जो यहाँ पे वर्ड है इसको आप नोट करें। OIRMS होता है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट इन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे इन आना चाहिए, ठीक है, इन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ भी ये गलत है, एक्चुअली यहाँ पे OIRMS आना चाहिए, ठीक है, तब जाके सही होगा। ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये अब करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 को देखते हैं। व्हाट इज निवारण? ए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉई ओनली, गलत है। बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रिसोल्यूशन ऑफ सर्विस रिलेटेड ग्रीवेंस एंड सर्विस एम्प्लॉई एंड फॉर्मर एम्प्लॉई, तो यही सही है। तो ऑप्शन हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ये करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मर के लिए भी है और जो काम करे ये भी। निवारण जो है वो डेवलप किया गया है, ये जो डेवलप किया गया है वो क्रिस के माध्यम से किया गया है, या यूँ कहें कि क्रिस के साथ मिलकर किया गया है, ठीक है। और ये जो है ये 24/6/2016 को आया था, और इसमें जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो 3 लेयर के अथॉरिटीज़ होते हैं, ठीक है, यूँ कहें कि 3 टायर होते हैं, 3 टायर सिस्टम होता है, जिसमें 3 स्तरों पे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमारा डिवीज़न भी, हमारा रेलवे सिस्टम भी 3 टायर सिस्टम पे है, आपको पता होगा, बोर्ड लेवल पे, जोनल लेवल पे और डिविजनल लेवल पे। उस हिसाब से इन ऑफिसरों को उनको दिया गया है पावर्स कि कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 पे आ गए हैं। व्हाट इज द नोडल एजेंसी टू रिसीव ग्रीवेंस ऑनलाइन? ऑप्शन ए है द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, बी द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, सी ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये ऑनलाइन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो हमारा ऑप्शन ए है ना, ये सही है। दैट मीन्स यहाँ जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर होगा। द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, इसको DARPG भी बोलते हैं, DARPG, ठीक है, ये इनको बोलते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय जो होता है, प्रशासनिक सुधार आयोग लोक शिकायत मंत्रालय, ठीक है, इसके अंदर ही सारे डिपार्टमेंट के जो भी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा जो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आ गए हैं। द ग्रीवेंस अंडर CP ग्राम कैन बी लॉन्च्ड, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाय राइटिंग ऑफ एनी प्लेन शीट और पेपर भी कर सकते हैं, और ऑन द पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, किसी तरह भी माध्यम से हम CP ग्राम पे भेज सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही सारा करना है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है, और एनी ऑफ द 3, तो वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। वेयर द टाइप ऑफ ग्रीवेंस विच आर नॉट टेकन
up for redress by the department to administrative reforms and public grievances. A. Subjudice cases or any matter concerning judgment given by any court and RTI matters. B. Personal and family dispute. C है anything that impact can upon territorial integrity of the country or friendly relation with other countries. तो and all of the above. तो ऑप्शन जो डी है ये सही है, ठीक है। अब आप फिर से इसको आप पढ़ें। व्हाट आर द टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस विच आर नॉट टेकन अप फॉर द रिड्रेस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो जो आरटीआई या जो जजमेंट से रिलेटेड हैं वो नहीं लिए जाते हैं। पर्सनल और फैमिली डिस्प्यूट भी नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट इम्पैक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या जो हमारे अखंडता है उस पर जो होते हैं, या फिर जो हमारा फ्रेंडली कंट्रीज जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके खिलाफ जो होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं। तो ये तीनों ही सही हैं। आप चाहें तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। इतना आप लिख के डालेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है FAQ बोलते हैं, तो वहाँ भी आपको इस बारे में काफ़ी जानकारी मिलेंगी और आपको जाना चाहिए। मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए आप उनकी साइट पे जाएं जहाँ पे ये है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आपके ऊपर आपके कंधों पे जो जिम्मेदारियाँ होंगी APO बनने पे तो काफ़ी बड़ी होंगी। आप लोगों के भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि सारे सेंसिटिव लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर जाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड हेल्प्स इन avoiding any possible tampering with official records and making them available to employee for transparent working। ये एकदम सही बात है, ठीक है। B है रिडक्शन इन यूजेज ऑफ पेपर एंड प्रिजर्विंग इन फिजिकल फॉर्म ओवर ए लॉन्गर पीरियड, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C है इजी एंड क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस बेनिफिट्स लाइक फिक्सेशन ऑफ पे, रिविजन ऑफ पेंशन, अपडेटिंग ऑफ लीव चार्ट्स एंड सर्विस रजिस्टर ETC एंड इजी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिविजनल एंड जोन एंड बोर्ड लेवल। तो ये तीनों चीज़ें कंप्यूटराइजेशन जब होगी डिपार्टमेंट के अंदर तो इम्पोर्टेंट है। मैं जहाँ अभी कार्यरत हूँ वहाँ पे काफ़ी कुछ किया गया है और आगे भी किए जाएंगे और उनके लिए काफ़ी खरीदारी की जा रही है। रेलवे बोर्ड ने भी काफ़ी गाइडलाइन जारी किए हैं कि सभी को कंप्यूटर मिल जाएं, खासकर पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए ऐसा है, ठीक है, ताकि इस तरह की कोई चीज़ जिसके बारे में जिक्र किया गया है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 को देखते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन रिट्रीवल ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। तो स्टाफ शुड बी टेक्निकली ट्रेंड एंड अपडेट टू रिट्राइव कंप्यूटराइजेशन इंफॉर्मेशन विदाउट विच द यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम इज क्वेश्चनेबल। तो ये मेरे ख्याल से सही है। इफ मैनुअल रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल द रिट्राइव ऑफ द कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड बिकम डिफॉल्ट। तो ये ऐसा नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं सेव हो जाएगा, तो फिर वो नहीं होगा। और C है नो डिफिकल्ट फेस्ड इन रिट्राइवल। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं फेस होगा। तो मेरे हिसाब से जो इस यहाँ पे जो आंसर बनता है वो मेरे हिसाब से A बनता है, ठीक है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ। आप बताइए आपको क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ DSC। DSC होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका खुद का इंस्क्रिप्शन होता है। अगर आप इंडिविजुअल काम करते हैं तभी भी होता है। अगर आप PVO बनते हैं तो आप किसी ऑर्डर को इशू करते हैं तो आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके साथ होना चाहिए। अगर आप टेंडर में काम करते हैं तो आपका DSC होना चाहिए जिस पर आप काम करेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। वो अलग बात है कि लोग अपना DSC दे देते हैं, लो ये कर लो, क्योंकि खुद काम नहीं करना चाहते हैं,
ठीक है। लेकिन अपना डीएससी आपका पर्सनल है, आप किसी के साथ ना शेयर करें। अगर आप छुट्टी पे हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। ऑफिसर कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑफिसर को इस बात को भी समझना चाहिए कि वो जो कर्मचारी अवेलेबल हैं उनके डीएससी का इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेमाल करें। ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये क्लास 3 टाइप के आते हैं, क्लास 2 भी आते हैं डिजिटल सिग्नेचर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये स्टोर के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पर अभी आपके खुद के जो चीफ ओएस वगैरह होते हैं उनको इसका दिया जाता है, ताकि डिजिटल सिग्नेचर से उनके जो भी डेटा जा रहे हैं वो ऑनलाइन ई ऑफिस वगैरह सब जगह पब्लिश हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप इस वीडियो के अंत तक आएँ तो मेरे ख्याल से आप अमेजिंग हैं, और आप इसी तरह वीडियो देखते रहें, अपने नॉलेज को एनहांस करते रहें। आसपास के लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में है, ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। और जो रेलवे को जिस तरह की मैन पावर की ज़रूरत है, पॉजिटिव मैन पावर की ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल करें। आसपास के लोगों को हेल्प करते रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट 60 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए कीप स्माइलिंग।